हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, पॉलीफेज सिस्टम या थ्री फेज सिस्टम। ठीक है ना। तो ये ईटी के सिलेबस में है, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएमटी 4th सेमेस्टर। ठीक है, मैकेनिकल में नहीं है, पीएमटी में। तो इसमें क्या पढ़ना है हमको कि पॉलीफेज सिस्टम होता क्या है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके बारे में। ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था सिंगल फेज एसी सिस्टम में कि हमारे पास एक कॉइल होती है और उसको हम जब मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो वहां पे हमें एक सिंगल आउटपुट मिलता है, सिंगल ईएमएफ मिलता है। ठीक है ना। तो लेकिन हमें क्या होता है कि कभी उस सिंगल फेज सिस्टम से हम इतनी पावर जनरेट नहीं कर सकते हैं कि पूरी जो डिमांड है उसको हम फुलफिल कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक से अधिक फेजों को लगा के उसके बाद हम जनरेशन करते हैं। तो उस सिस्टम को हम कहते हैं पॉलीफेज सिस्टम। मतलब कि अगर फेजों की संख्या एक या एक से अधिक होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, पॉलीफेज सिस्टम कहेंगे। ठीक है ना। तो पहले क्या होता, एक ही कॉइल होती थी तो हम उसको क्या करते थे, किसी तरीके से ऐसे ही प्लेस कर देते थे और उसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमा देते थे, हमारा आउटपुट मिल जाता था। लेकिन अब इसमें करना क्या है, हमें एक या एक से अधिक फेस को रखना है। ठीक है। तो उसके लिए हमें एक किसी एंगल पे रखना होगा कि किस एंगल पे हम कितना डिग्री से एक फेस से दूसरे फेस को रखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू होता है 360 और बाई एन, और जहां एन डज नॉट इक्वल टू होगा 2 के, कि अगर फेजों की संख्या 2 है तो हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि एन इक्वल टू 2 रखेंगे तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। तो दो कॉइल 180 डिग्री पे रखने का मतलब है इस तरीके से। तो क्या होगा, हमें सिर्फ तब भी हमें क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। ठीक है ना। हमें दो नहीं, क्योंकि इस तरीके से ये एक ही तो हमें ईएमएफ मिलेगा 180 डिग्री पे रखेंगे। तो हम n इक्वल टू 2 के लिए इसको नहीं रखेंगे। अब n इक्वल टू 3 रखेंगे, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री। तो अगर हमारे पास थ्री फेज सिस्टम है तो थ्री फेज सिस्टम के लिए जो हम फेजों को रखेंगे एक दूसरे से पार्ट कितने डिग्री पे, 120 डिग्री पे। अब मान लेते हैं थीटा n इक्वल टू 4 है, तब थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है। 90 डिग्री का मतलब है कुछ इस तरीके से, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इस तरीके से हमारा होगा। ठीक है ना। अब मान लीजिए n इक्वल टू 4 हो, n इक्वल टू 6 हो, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। ठीक है ना। थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 6 फेज के लिए 60 डिग्री पे ऐसे 2, 3, 4, 5 और ये 6 फेज पे इस तरीके से। तो हम इस तरीके से देखेंगे कि कितने डिग्री पे हम प्लेस कर सकते हैं कॉइल्स को, अगर हमारे फेजों की संख्या 3, 4, 5 और 6 हो। ठीक है ना। तो ये पॉलीफेज सिस्टम के लिए हमारे थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो हम इसमें देखो, जैसे हमारा 3 फेज है, 4 फेज है, 6 फेज है, 12 फेज है, इस तरीके से हम फेजों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे तो हमारी जो भी पावर आएगी वो भी इंक्रीज होगी। लेकिन अब पावर को ही इंक्रीज नहीं करना है, हमें क्या करना है, उस पावर को ट्रांसमिट भी करना है अपने जनरेशन से लेके कंज्यूमर तक, जनरेशन यूनिट से लेके कंज्यूमर यूनिट तक। तो हमें उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें पावर को, अपने सिस्टम को डिजाइन करना होगा। ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब हम 3 फेज सिस्टम से 6 फेज सिस्टम में जाएंगे तो जो पावर की इंक्रीमेंट होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, कि हम उसको जनरेट करें, क्योंकि हमें उस फिर 6 फेज को ट्रांसमिट करने के लिए 6 कंडक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। मतलब हमारी कॉस्ट, उसमें रनिंग कॉस्ट जो है ज्यादा लगेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, और हमारी पावर भी उतनी ज्यादा बढ़ नहीं पाती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 6 फेज सिस्टम का यूज ना करके हम सबसे ज्यादा इस 3 फेज सिस्टम को ही यूज करेंगे कि जब फेजों की संख्या 3 हो तो हमें उसे ट्रांसमिट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जनरेशन में भी हमें आउटपुट भी मिलता है। ठीक है, ठीक ठाक। तो जो भी हमारा जनरेशन सिस्टम है उसमें हम 3 फेज सिस्टम को ही यूज करते हैं। ठीक है। तो 3 फेज सिस्टम को यूज कर रहे हैं अगर, तो उस सिस्टम को यूज करने में कुछ ना कुछ हमारा एडवांटेज भी होगा। तो उन एडवांटेजेस को हम देखेंगे कि हमारे वो कौन कौन से एडवांटेज होंगे वो। ठीक है। तो
चलिए सबसे पहला क्या है कि अगर हमारे पास एक सिंगल फेस की मशीन है और एक 3 फेस की मशीन है, ठीक है, और दोनों की जो सेम साइज है, मतलब इसमें भी जो कंडक्टर लगे हैं वो इसमें जो कंडक्टर लगे हैं C और इसमें जो कंडक्टर लगे हैं वो आपस में अगर बराबर हैं, ठीक है, आपस में अगर बराबर हैं, तो इस 3 फेज सिस्टम में जो पावर जनरेट होगी वो इस सिंगल फेज सिस्टम का 1.5 गुना तक अप्रोक्सीमेटली ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब कंडक्टर्स की संख्या अगर सिंगल फेज और 3 फेज में बराबर होगी तो जो 3 फेज की हमारी मशीन होगी या 3 फेज का अल्टरनेटर होगा वो हमें 1.5 गुना ज्यादा पावर देगा, ठीक है। तो अगर हमें सेम साइज की एक सेम रेटिंग की एक मतलब 5 किलोवाट या 15 किलोवाट की एक मशीन बनानी है, ठीक है, 5 किलोवाट और 15 किलोवाट की एक मशीन बनानी है, तो अगर उसको हमें सिंगल फेज में बनानी हो और 3 फेज में बनानी हो तो जो सिंगल फेज में कंडक्टर की संख्या लगेगी वो 3 फेज के कंपेयर में ज्यादा लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा 3 फेज में कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी वो कम पड़ेगी सिंगल फेज के कंपेयर में, इसका, ठीक है। तो अगर कंडक्टर की संख्या हमारी ज्यादा होगी, कंडक्टर्स हमारे ज्यादा होंगे, तो जो मशीन की साइज होगी वो भी बड़ी हो जाएगी, तो उसको स्पेस ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, सिंगल फेज ज्यादा, अगर सेम रेटिंग की मशीन है तो वो ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। अब अगर कंडक्टर्स की संख्या ज्यादा है तो उसकी जो कॉस्ट होगी, ठीक है, कॉस्ट, उसकी लागत, वो लागत भी ज्यादा हो जाएगी हमारी सिंगल फेज मशीन की 3 फेज के कंपेयर में। तो जो भी हमारी प्राइस होती है 3 फेज सिस्टम की वो ज्यादा होती है, सॉरी वो कम होती है सिंगल फेज के कंपेयर में, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है कि अगर हमारे पास एक सिंगल फेज की मशीन होगी सिंगल, जैसे हमारे पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है और 3 फेज इंडक्शन मोटर है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है, और जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर हमारा क्या होता है वो सेल्फ स्टार्टेड होगा। क्यों? क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि जो 3 फेज मशीन होती है वो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो जो 3 फेज मशीन होगी वो हमारी हमेशा सेल्फ स्टार्टेड होती है। जो घर पे फैन वगैरह लगे होते हैं वो हमारा क्या होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, ठीक है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हमें उसमें क्या करना पड़ता है, कैपेसिटर लगाना पड़ता है, तब वो चलता है। जबकि वही जो हमारे ट्यूबवेल वगैरह पे लगा होता है वो हमारा 3 फेज सिस्टम होता है, 3 फेज मोटर होता है, लेकिन उसमें हमें कैपेसिटर लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली सप्लाई देंगे और वो चलने लगता है, ठीक है। और अगला जो इसमें एडवांटेज है कि जो पावर फैक्टर होता है 3 फेज मशीन का जो पावर फैक्टर होता है cos फाई वो ज्यादा होता है कंपेयर टू सिंगल फेज, ठीक है, हाई होगा। मतलब 3 फेज सिस्टम का जो पावर फैक्टर होगा वो हाई होगा कंपेयर टू सिंगल फेज। तो अगर हमारा पावर फैक्टर हाई होगा तो एसी सिस्टम की जो पावर होती है वो हमारी मेनली 2-3 प्रकार की एक्टिव पावर होती है, रिएक्टिव पावर होती है और एपरेंट पावर। तो हमारी जो काम की पावर होती है ये एक्टिव पावर होती है और इसका फॉर्मूला हमारा होता है VI cos फाई, ठीक है, VI cos फाई। तो अगर हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव होगा या पावर फैक्टर ज्यादा होगा तो एक मिनट, अगर हमारा क्या कहते हैं पावर फैक्टर ज्यादा होगा तो अगर हमारा पावर फैक्टर ज्यादा होगा तो हमारी एक्टिव पावर भी ज्यादा होगी। तो क्या है कि पावर फैक्टर अगर हमारा ज्यादा रहेगा तो हमारी एक्टिव पावर भी ज्यादा रहेगी। तो हमारा 3 फेज सिस्टम में पावर फैक्टर हाई होगा तो हमारी एक्टिव पावर भी
ज्यादा होगी। ठीक है ना। अगला कि अगर हमारे पास 3 फेज सिस्टम है, 3 फेज सप्लाई है, तो हम उससे सिंगल फेज सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अगर सिंगल फेज सप्लाई है तो उससे हम 3 फेज नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है। और अगला इसमें है कि हमें जो 3 फेज सप्लाई होती है वो कंटिन्यूअस स्टडी स्टेट मिलती है, हमें कंटिन्यूअस मिलती रहती है, जबकि सिंगल फेज में बार बार वो मैग्नीट्यूड में हमारा वो करता रहता है, तो इंटरप्ट होती रहती है। ठीक है, कि एक बार यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ उसमें क्या है कि कोई ना कोई फेज हमें प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एडवांटेज हो गया सिंगल फेज के ऊपर 3 फेज का। तो इसमें हम देखेंगे फिर कि कैसे हमारा ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, तो जनरेट कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे कि अब हम 3 फेज को लगा देंगे और तीनों फेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 120 का। ठीक है, तो अगर हमारा एक फेज में, मैंने बताया था, डेरिवेशन कराया थे क्लास में, तो हमारे पास सिंगल कॉइल का आया था E इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो पहले फेज का तो ये आ जाएगा। दूसरे फेज में क्या होगा कि 120 डिग्री एक लीडिंग होगा और एक 120 डिग्री लैगिंग होगा, तभी तो दोनों के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर हम मान लें पहला हमारा E इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी है, तो अगला जो फेज होगा वो क्या होगा, E इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, और अगला क्या होगा, E इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 120। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे, क्या होगा, तो लिखेंगे हम इसमें जनरेशन ऑफ 3 फेज वोल्टेज। क्या लिखेंगे, जनरेशन ऑफ 3 फेज वोल्टेज। जनरेशन ऑफ 3 फेज वोल्टेज। तो मान लेते हैं कि E इक्वल टू पहला क्या है, ई मैक्स और साइन ओमेगा टी। तो अगला क्या हो जाएगा, E इक्वल टू ई मैक्स और ये क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। क्योंकि देखो अगर हमारा एक पहला फेज यहां पे है तो दूसरा फेज क्या होगा, 120 डिग्री इससे पीछे होगा, और तीसरा फेज इससे 120 डिग्री पे कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो अगर हम E1 इसको मान लें तो क्या होगा, ई मैक्स और ये साइन ओमेगा टी होगा। अब अगर इसका ईएमएफ इक्वेशन लिखेंगे, क्लियर, इसका अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, अब इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, लैगिंग है ना, क्योंकि पीछे है, तो कितने डिग्री से, 120 डिग्री से। तो इसका जो आएगा वो आएगा ई मैक्स और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 120। ठीक है, और इसका अगर लिखेंगे तो देखो इसका हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। अगर इधर से इधर चलेंगे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज होगा हमारा निगेटिव, और 120 इधर से 120 इधर से 240 डिग्री, और अगर इधर से इधर चलेंगे तो प्लस में 120 डिग्री। तो हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, E3 हम लिख लेंगे ई मैक्स और साइन ओमेगा टी। अगर इसके रिस्पेक्ट में लिखोगे तो क्या आएगा, इधर से 120 डिग्री प्लस में है तो ये प्लस 120 डिग्री, और अगर इधर से चलेंगे तो 120 इधर 120 इधर माइनस 240 डिग्री। तो दोनों एक ही चीज है, चाहे प्लस 120 लिखो या माइनस 240 लिखो। तो ये हमारी तीनों जो कॉइल होंगी उन तीनों कॉइल्स का ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इन तीनों का फेजर सम हमारा क्या आएगा। तो अगर हम इसका फेजर सम निकालें, E मान लेंगे कैपिटल E है, तो क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, यही होगा। ठीक है, तो E1 हमारे पास क्या है, E मैक्स और ये होगा साइन ओमेगा टी, और इसमें अगला क्या है, प्लस ये वाला E मैक्स और ये साइन ओमेगा टी और माइनस 120, और प्लस ई मैक्स और साइन ओमेगा टी और प्लस 120 डिग्री। तो ये तीनों हमारे आ जाएंगे, फिजिकली हम इनको जोड़ लेंगे तो तीनों में ई मैक्स कॉमन है, तो ई मैक्स इसमें आ जाएगा, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी
और प्लस ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी और माइनस 120 डिग्री और प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 120 ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ई मैक्स ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या है साइन ए प्लस बी, तो सॉरी साइन ए माइनस बी, तो साइन ए की क्या होता है साइन ए कॉस बी, तो साइन ए की जगह पे क्या है साइन ओमेगा टी और कॉस बी कॉस 120 डिग्री और माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए का मतलब कॉस ओमेगा टी कॉस ए साइन बी साइन 120 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम करेंगे साइन ए प्लस बी, विजुअल है, तो साइन ए प्लस बी का हो जाएगा साइन ए और कॉस बी कॉस 120 डिग्री हो जाएगा और प्लस कॉस ए और साइन बी, तो हम इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर देंगे। साइन ओमेगा टी था ही और यहाँ पे क्या था साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का मतलब साइन ए कॉस बी और माइनस है तो माइनस कॉस ए और साइन बी और फिर इसमें लगाएंगे तो साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, तो इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है ना, फिर अब क्या करेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ इसमें देखो माइनस है और प्लस ए कट जाएगा, जैसे ये कॉस ए साइन बी और ये कॉस ए साइन बी, ये माइनस है ये प्लस है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ये और ये। ठीक है ना, कॉस ए साइन बी कॉस ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको मिटा के फिर हम देखेंगे क्या आएगा। तो हमारे पास आ गया बचा क्या E बराबर ई मैक्स और यहां पे फिर बना साइन ओमेगा टी और फिर ये वाला बचा है प्लस साइन ओमेगा टी और कॉस 120 डिग्री कॉस 120 डिग्री और फिर ये वाला बचा है प्लस साइन ओमेगा टी और कॉस 120 डिग्री, ये हो गया ना। तो अब सॉल्व करेंगे इसको हम, तो बनेगा क्या हमारा ई मैक्स साइन ओमेगा टी और ये बनेगा साइन ओमेगा टी। एक काम करो यहाँ पे साइन ओमेगा टी जो कॉमन है सब में, इसको हम बाहर कर लेंगे। साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी बाहर कर लेंगे इसको हम साइन ओमेगा टी, तो बचेगा क्या 1 बचेगा यहाँ और यहाँ पे बचेगा कॉस 120 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री, ये बच जाएगा और ये बचेगा ई मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस 1 प्लस, चलो लाइट भी आ गई, कॉस 120 डिग्री है, तो कॉस 120 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कॉस 90 प्लस 30, तो कॉस 90 प्लस थीटा हमारा जा रहा है इस वाले में, मतलब कि माइनस होगा दूसरे चतुर्थांश में, तो ये होगा माइनस साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे माइनस साइन 30 डिग्री का मतलब कितना होगा माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 और ये भी हो जाएगा माइनस 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा E इक्वल टू ई मैक्स और साइन ओमेगा टी और यहां से ये 1 हो जाएगा और ये क्या आधा और आधा मिलके 1 हो जाएगा, तो मतलब इन दोनों का क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो फेजर सम हमारा क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है। या हम कहें कि E1 प्लस E2 प्लस E3 बराबर 0,
तो इससे क्या रिजल्ट आता है कि किसी भी एक इंस्टेंट पे जो हमारे तीनों फेज होंगे उनका जो अलजेब्रिक वेक्टर सम आएगा वो हमेशा 0 आएगा। ठीक है ना। तो जो तीनों फेज आएंगे तीनों फेज हमारे रहेंगे, तो अगर हम किसी एक इंस्टेंट पे उनका फेजर सम निकालेंगे तो वो हमारा हमेशा 0 आएगा। ठीक है ना। तो अब हम इसमें देखेंगे आगे इसका फेज सीक्वेंस क्या होता है, कि जैसे 3 फेज हैं, तीनों फेजों में कौन सा सीक्वेंस कैसे होगा। मतलब फेज सीक्वेंस का मतलब है कि कौन सा जो फेज है उसका मैग्नीट्यूड किसका पहले मैक्सिमम होगा, फिर बाद में किसका होगा मैक्सिमम। ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, फेज सीक्वेंस। तो जो फेज सीक्वेंस है वो हमारा मेनली 3 फेज है, तो 3 में क्या होगा, पहले को हम आर फेज कहते हैं, दूसरे को वाई और फिर बी, आर वाई वी इस फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे फेज सीक्वेंस। क्या लिखेंगे, फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस। ठीक है। फेज सीक्वेंस। तो फेज सीक्वेंस में क्या होगा कि सबसे पहले हमारा आर वाई और बी इस तरीके से हमारी फेज सीक्वेंसिंग होती है। आर के बाद वाई होगा, वाई के बाद बी होगा, बी के बाद वाई होगा, इस तरीके से चलेगा। वाई बी या वाई कोई दूसरा फेज सीक्वेंस नहीं होगा कि वाई फिर बी फिर आर, ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। हमेशा आर वाई और बी ही होगा कि पहले आर का मैग्नीट्यूड आगे रहेगा, फिर वाई फिर बी, इसका पहले मैक्सिमम होगा, फिर इसका। ठीक है ना। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो कैसे ड्रा होगा, जैसे हमने सिंगल फेज सिस्टम में पढ़ा था कि हमारे पास E इक्वल टू ई मैक्स और साइन ओमेगा टी था। तो हमने क्या किया था, ओमेगा टी को ये थीटा ही हमारा, थीटा बराबर पहले 0 फिर 30 फिर 145 फिर 60, फिर इस तरीके से हमने 360 तक इसको बढ़ाया था और एक पूरी साइकिल ड्रा की थी। तो हमें मिला था, ये वेव हमें मिली थी। ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, अब हमारे पास तीन वेव हैं। अब उन तीनों को हमें ड्रा करनी है। तो हमारी पहली थी ई मैक्स और साइन ओमेगा टी। जब इसको हम ड्रा करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे आएगा। तो फेज सीक्वेंसिंग में हमने पढ़ा पहले आर होगा, फिर वाई होगा, फिर बी होगा ना। तो ये हमारा क्या होगा, पहले आर होगा,